और भी कोई बनाया है ईआईओ का? निखत, रागिनी, आप दोनों। तो ईआईओ का हम लोग सब एग्जांपल देख लेते हैं। P1, नो रेप्टाइल्स आर मैमल। अब क्या है ना, हम लोग को बीमारी है हिंदुस्तानियों को कि अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करने का, हिंदी को हिंदी के हिसाब से लिखने का नहीं। हमको नहीं है वो बीमारी और हमको पसंद भी नहीं। तो कोई रेप्टाइल को क्या कहेंगे हिंदी में? रिप्टाइल ही कहते हैं, ठीक है। रिप्टाइल मतलब समझते होंगे सरीसृप वर्ग के जो होते हैं, छिपकली, सांप, ठीक है, मगरमच्छ, ये सब सारे रेप्टाइल हमें आते हैं। ऐसे जीव जो कि अंडा देते हैं, ठीक है। कोई रेप्टाइल स्तनधारी नहीं होता। आपको एग्जाम्पल में मिलेगा है, कोई रेप्टाइल स्तनधारी नहीं है। होना क्या चाहिए? स्तनधारी नहीं होता। हिंदी भाषा अलग है, अंग्रेजी भाषा अलग है। आप उसका एकदम कट टू कट अनुवाद कर देंगे तो नॉनसेंस बन जाता है। कोई रिप्टाइल स्तनधारी नहीं होता, इस चीज का ज्यादा सेंस बन रहा है, या इस चीज का ज्यादा सेंस बनता है कि कोई रेप्टाइल स्तनधारी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे है की जगह हम होता वर्ड यूज किया, आप चाहे तो है भी लिख सकते हैं। P2 देखिए। Some bats are mammal. कुछ चमगादड़ स्तनधारी होते हैं। कंक्लूजन। Some bats are not reptiles. कुछ चमगादड़ रिप्टाइल नहीं होते। या फिर है, क्या कह रहा है ईआईओ में? देखिए, ई का क्या है, यूनिवर्सल और निगेटिव। नो मतलब यूनिवर्सल, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, कोई रेप्टाइल स्तनधारी नहीं होता, तो यूनिवर्सल नेगेटिव मिल गया आपको, ठीक है। कोई भी मिल गया, नहीं भी मिल गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। आई का क्या होता है, पार्टिकुलर पॉजिटिव। पार्टिकुलर मतलब कुछ मिल गया, होते हैं, पॉजिटिव मिल गया। ओ का मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव, कुछ नहीं होते, ठीक है। पर्टिकुलर भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब कैसे इससे निष्कर्ष पर पहुंचे, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, कोई रेप्टाइल क्या है, मैमल नहीं है। रिप्टाइल मैमल, यही ना है। प्रीमाइस वन क्या कह रहा है, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, कोई भी रेप्टाइल क्या है, मैमल्स नहीं है। और फिर ये कह रहा है कि सम बैट्स आर मैमल्स, कुछ चमगादड़ जो होते हैं मैमल होते हैं। अब इसके लिए क्या क्या संभावना बन सकती है, देखिए। एक तो ये बन सकती है कि कुछ चमगादड़ स्तनधारी होते हैं, तो या तो ऐसे बनेगा, तो इसके हिसाब से
प्रीमाइस 2 हो गया कि कुछ चमगादड़ स्तनधारी होते हैं, ये बैट्स हो गए चमगादड़, तो इसमें कुछ चमगादड़ जो है स्तनधारी हो गए और बाकी कुछ क्या हुए, नहीं हुए। एक संभावना तो ये बनती है, ठीक है। दूसरी संभावना देखिए क्या बनती है, कुछ चमगादड़ स्तनधारी होते हैं, ये संभावना बन जाती है दूसरी, है ना, कि इसमें से कुछ चमगादड़ जो है स्तनधारी है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे दोनों चीज, अगर ये वाला आप लेते हैं बैट्स का, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि चमगादड़ में कुछ तो ऐसे चमगादड़ जरूर है, ठीक है, कुछ तो ऐसे चमगादड़ जरूर है जो कि क्या है, रेप्टाइल्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, ये बात तो पक्की है इस निष्कर्ष से, ठीक है, क्लियर है। हो सकता है कुछ चमगादड़ ऐसे हों जो रेप्टाइल्स की श्रेणी में आते हो, लेकिन कुछ चमगादड़ तो ऐसे हैं जो रेप्टाइल्स की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते हैं, ये बात तो तय हो गई। इस केस में देख लिए, प्रीवियस केस में वापस जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं रीजनिंग में, तो सभी संभावनाओं को देखते हैं, ये नहीं कि हमारे मन में ये आया फटाक से तो केवल फटाक से ये बना दिए। रीजनिंग के क्वेश्चन में वक्त लगता है, समझे। देखिए पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, बैट्स चमगादड़, ये संभावना होगी। तो इस संभावना में भी आपने क्या देखा कि कुछ चमगादड़ मैमल्स है और बाकी कुछ जो है मैमल्स नहीं है, ठीक है। जो मैमल्स नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स। अब जो मैमल नहीं है वो रेप्टाइल तो हो सकता है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गए। तो अगर नहीं होगा तो ये संभावना बनेगी, और अगर होगा तो ये वाली संभावना बनेगी, ठीक है। पूरा तर्क वितर्क का गेम है ये। इसमें उलझना नहीं है, शांति से रहना है, ठीक है। अब तो हम आप लोग को कह भी नहीं सकते हैं कि पानी वानी पीते रहिए क्लास के बीच में, ना तो कॉग्निटिव फटीग आ जाएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग जैसा चीज जो है ना, रमजान के टाइम में तो सबसे ज्यादा बाउंस लॉजिकल रीजनिंग ही मारेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉग्निटिव डिमांड इसी का होता है, ब्रेन में लॉजिक का ही होता है। इसीलिए ना ब्रेन लॉजिक से बचना चाहता है, इमोशन को सही समझना चाहता है। देखे होंगे बहुत सारे ऐसी स्त्रियां हैं, उनको पता है कि उनका हस्बैंड जो है ना आवारागर्दी उनके सामने में कर रहा है, ठीक है, सब मालूम है कि कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किससे बात कर रहा है, इवन मेरे सामने में भी कर रहा है और हमसे मिसबिहेव भी कर रहा है, फिर भी वो लॉजिक पे नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉजिक के थ्रू चीजों को प्रोसेस करना बहुत कॉग्निटिवली डिमांडिंग हो जाएगा, जो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसका नर्वस सिस्टम चला जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब अपने सेफ मोड में, कि हमको कम से कम एनर्जी एक्सपेंड करना है अपने दिमाग को बचाने के लिए। तो वो दिल से चलेगी, कोई बात नहीं, है तो मेरा ही, वैसे होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वो कभी तुम्हारा नहीं था और कभी नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद देखे होंगे अपने केसेस, साइकोलॉजी के हम लोग स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसी चीजें देखते रहते हैं केसेस में, या फिर अपने आसपास भी देखते सुनते होंगे। कुछ सालों बाद उसको रियलाइज होता है कि जा, हम कितने बड़े अंधकार में थे कि अगला मेरा है। एक समय के बाद जो है ना, अगले को इतनी हिम्मत आ गई कि हमको दरकिनार करके अगले के साथ अपना घर बसा लिया और हमको धकेल दिया बाहर, दूध में पड़ी मक्खी के जैसा। तो वही होता है, कम उम्र में जब लोगों के का विवाह हो जाता है, तो उस टाइम पे किसी को ताकत और हिम्मत नहीं रहती है उतनी ज्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की। उम्र बढ़ते जाता है, ताकत और हिम्मत दोनों बढ़ जाती है, तब बोलता है कि अब हम कर लेंगे, अब हमको कोई नहीं रोक सकता। मेरे सच को समाज ने नकारा, अब मैं समाज के चीजों को की परवाह नहीं करता, भाड़ में गया, दिक्कत तो हमको हो रही है ना, आ रहा है कोई समाज बचाने, तो ये बात हो जाती है फिर। देखो दो संभावनाएं बन गई ना यहाँ पे, कि बैट जो है ये होगी। तो अब इसमें पहले प्रेमाइसेस पे जाओ और देखो कि नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, ठीक है, कोई भी मैमल जो है ना वो
रेप्टाइल नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से एक और संभावना बन जाती है यहाँ पे। रेप्टाइल ये हो गया, ये मैमल हो गया, ये बैट्स हो गया। तीन संभावनाएं क्रिएट हुई। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में ये कॉमन है कि कुछ बैट्स जो है, ये देखिए इसमें भी जो कुछ बैट्स हैं वो रेप्टाइल्स नहीं है, इसमें भी कुछ बैट्स हैं जो रेप्टाइल्स नहीं है, और इसमें भी कुछ बैट्स हैं जो मैमल नहीं है और रेप्टाइल भी नहीं है। तीन तीन अगर संभावना है, तीनों संभावना से एक बात तो निश्चित है कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है तीनों जो है, तीनों पॉसिबिलिटीज में। तो इसी कारण से सम बैट्स आर नॉट रेप्टाइल, हम पहुंचे इस निष्कर्ष पे। ठीक है, यही है लॉजिकल रीजनिंग, डिटेक्टिव का काम यही होता है, कड़ियों को जोड़ना, वेन डायग्राम बनाना, सोशियोग्राम बनाना, ठीक है, चीजों को स्टडी करना, फील्ड ऑफिसर से इनपुट प्राप्त हुआ उस पे काम करना, इनपुट को वेरीफाई करना, इनपुट के सोर्सेज की पड़ताल करना, इनपुट के सोर्स के पर्सनल लाइफ के बारे में पता लगाना, ठीक है, सारा कुछ जो कि टोटली डिफरेंट होता है टीवी पर दिखाए जाने वाले शो के मुकाबले, जिसमें दिखाया जाता है कि पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, एजेंट विनोद और ये वो सब जेम्स बॉन्ड जैसा दिखाया जाता है। काम दरअसल होता है ये चीज। नो रेप्टाइल्स आर मैमल्स, सम बैट्स आर मैमल्स, ठीक है, देयरफॉर सम बैट्स आर नॉट रेप्टाइल। तो ईआईओ वाला एग्जांपल हमने देख लिया। अब आते हैं फिगर पे। हिंदी में सिलेबस क्या है लॉजिकल रीजनिंग का, उसी में देखते हैं फिगर को क्या कहा जाता है। खुल जा सिम सिम। पर बुक में जो है ना अवस्था और आकृति दिया हुआ है। अच्छा, अवस्था और आकृति, मूड को अवस्था कहा गया है। हाँ, और फिगर को आकृति। ठीक है, राखी ठाकुर करके कोई आप लोग के क्लासमेट है क्या? जी सर। नो, कौन है? वही राखी दी है क्या, सांवली सी जो है? हाँ, जो कहलगांव से है। अच्छा, जो नेट का फॉर्म भरने हमको बोली थी वही है क्या? हाँ। ओके। क्या सर, नहीं समझे, क्या चीज? बोले नहीं सुने। अरे वो पूछ रहे थे राखी ठाकुर करके कोई आप ही लोग के बैच से हैं क्या, वो राखी दी है हमको लगता है, तो जो उस दिन मिले थे वहाँ फॉर्म भरते टाइम, जी क्या बोलते हैं कन्वोकेशन का, वही है ना? ओके, वो मैसेज की थी उसके लिए, क्या बोलते हैं टेस्ट के लिए, वो तो इंग्लिश में बोल रही है, तो वो इंग्लिश मीडियम है। हाँ, उसको आता है सर समझ में, इंग्लिश मीडियम है बहुत। ओके ओके, तो वही उस टाइम, तो जिस टाइम वो मैसेज की थी तो पहला टेस्ट था। अब देखिए फिगर जो है ना ये टर्म पर बेस्ड है। टर्म को कैसे समझेंगे? जैसे टर्म होते हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म। तो पहले जो है ना हम लोग टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है फिगर इज बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म। आज निधि नहीं है ना क्लास में, और कौन नहीं है? दो लोग एब्सेंट हमको लग रहा है, एक निधि नहीं है और एक आदमी नहीं है। कौन नहीं है? निखत है, फिजा है, रागिनी है, प्रकाशा है। एक ही तब नहीं है, बाकी तो और है नहीं कोई।
अगेन साइलोजिज्म, साइलोजिज्म में साइलोजिज्म इतना हैवी सा वर्ड बोल दो साइलोजिज्म। लॉजिकल आर्गुमेंट में क्या होता है कि टर्म कहाँ कहाँ पे क्या होता है और किस टर्म का कहाँ पे प्लेसमेंट है, उसी को आकृति यानी फिगर की आकृति। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है एक बार फिर से देख लेते हैं टर्म क्या क्या होता है। ठीक है, टर्म को दो प्रकार से, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, संरचना, और दूसरा अन्य तरीकों से। ठीक है, अन्य में और भी तरीके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन, ठीक है, क्या है, एक स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जो कुछ कहता है। लिख लीजिए, प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। क्या कहता है सर? जो कहता है वो पढ़ के समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है ना, ये प्रोपोजिशन से जाके स्टेटमेंट से जाके पूछना है कि क्या कह रहा है प्रोपोजिशन। ठीक है, हमसे नहीं पूछिएगा। तो यहाँ पे है कि हर प्रोपोजिशन कुछ कहता है। किसके बारे में कहता है? स्टेटमेंट के बारे में कहता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं तीन चीजें हैं स्टेटमेंट में, और हर एक स्टेटमेंट बना होता है तीन चीजों से। लिख लीजिए, हर स्टेटमेंट बना होता है तीन चीजों से। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट, और तीसरा कॉपुला। क्या क्या बोले इसमें? हर स्टेटमेंट बना होता है तीन चीजों से, सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और कॉप्यूला। सब्जेक्ट, प्रीडिकेट और कॉप्यूला। सब्जेक्ट उस मुख्य वस्तु को कहते हैं सब्जेक्ट उस मुख्य वस्तु को कहते हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सब्जेक्ट उस मुख्य वस्तु को कहते हैं जिसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। फुल स्टॉप। प्रेडिकेट उस वस्तु को कहते हैं, प्रेडिकेट उस कॉपुला ना वस्तु का, सर? नहीं प्रेडिकेट, पहले सब्जेक्ट लिखा है ना, प्रेडिकेट लिखिए, दूसरा प्रेडिकेट है, तीसरा कॉपुला है। प्रेडिकेट उस वाक्य को कहते हैं, वस्तु नहीं लिखिए, वस्तु काट दीजिए। प्रेडिकेट उस वाक्य को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। जैसे इरफान एक घमंडी व्यक्ति है। ठीक है,
तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इरफान एक घमंडी व्यक्ति है, जैसे ही हम बात करते हैं तो किसके बारे में बात की जा रही है? इरफान के बारे में। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, इसको लिखिएगा मत। इरफान एक घमंडी व्यक्ति है, तो इरफान के बारे में बात की जा रही है। जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। क्या बात की जा रही है? कि वो एक घमंडी व्यक्ति है, तो वो एक घमंडी व्यक्ति वाली जो बात है ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो यही चीज है, जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है। और कॉपुला केवल एक लिंक करने वाला शब्द है। उसके उसमें ये एग्जांपल लिख लीजिए, ऑल मेन आर मॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मेन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा जा रहा है? कि मॉर्टल है, प्रेडिकेट हो गया। दोनों को जोड़ रहा है कौन? कॉपुला। तो इसको कहेंगे सी यानी कॉपुला। ठीक है, आप लोग इसको फुल भी लिख सकते हैं। एस की जगह सब्जेक्ट लिख दीजिए, पी की जगह प्रेडिकेट लिख दीजिए। ठीक है, सी की जगह कॉपुला लिख दीजिए। तो जो है ना, पहले जो है उसको फिगर को समझने से पहले एक बार टर्म्स को फिर से देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कॉपुला क्या है। ठीक है, सर अब थोड़ा सा ऊपर प्रेमाइस। कीजिए, जहाँ पे वो संरचना को 2 टाइप में लिखा है वहां पे रोकिएगा। हाँ, now second thing is premises and conclusion. हो गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। दूसरा पार्ट देखिए क्या है टर्म्स में। प्रेमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है? इसमें दो चीजें होती है। पहला होता है मेजर प्रेमाइस, जिसको P1 कहते हैं हम लोग। ठीक है, P1। P1 में क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट मतलब जो बात कही जा रही है, समझ गए? इसको हम लोग मेजर प्रेमाइस कहते हैं। दूसरा होता है माइनर प्रेमाइस। अब मेजर और माइनर प्रेमाइस कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है। यूजुअली क्या स्ट्रक्चर है? आमतौर पे ये प्रैक्टिस कॉमन है कि मेजर प्रेमाइस पहले लिखा जाता है। आप भी लिखेंगे तो पहले लिखना चाहिए। और माइनर प्रेमिस जो है, माइनर प्रेमिस क्या है? वो लिखाया जाना चाहिए मेजर प्रेमिस के बाद। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट की चर्चा हो। लेकिन कई बार आपको ऐसे भी सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें पहले सब्जेक्ट की चर्चा है, उसके बाद प्रिडिकेट की चर्चा है। तो वहां पे मेजर प्रेमिस और मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस में क्या करना है कि परेशान नहीं होना है। दोनों के अंतर को देखना समझना है। देखिए अब इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है? कंक्लूजन होता है, जो उन तीनों को दोनों को फॉलो करके बनता है। कंक्लूजन क्या करता है? फॉलोस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ की बजाय ऐसे भी समझ में आ जाएगा। मेजर प्रेमाइस में प्रेडिकेट होता है, जैसे हम लिखे ना, मान लीजिए कि हम इस टाइप में लिखे, जैसे माइनर प्रेमाइस में सब्जेक्ट होता है। तो इसको आप ऐसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में जैसे हम किए वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लीजिए, यहाँ पे होता है लिख दीजिए। ठीक है, अगर याद करने में आपको आसानी होगी तो इस तरीके से आप मेरे फ्लो चार्ट को, जो हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं,
उसको उतार करके आप नोट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि जिस टाइम हम पढ़ा रहे हो बता रहे हो तो ध्यान केवल पढ़ने पे रहे तो ज्यादा बेटर है। उतारने के लिए हम 2 मिनट रुक करके जो है ना वो उतरवा देंगे सबको, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर साथ साथ आपको ये है कि नहीं छूट नहीं जाए, सर आगे बढ़ जाए, लिखते भी जाते हैं, तो पता नहीं उतना आप फोकस कर पाएंगे कि नहीं। तो बेहतर तरीका यही है, हम रुक जाएंगे, है ना, कोई कॉलेज का क्लास नहीं है कि वो भागा जा रहा है दूसरा टीचर आएगा बोर्ड मिटाना है, तो ऐसा नहीं है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो पूरा ध्यान जिस टाइम समझाए ना उस टाइम उस पे दीजिए, समझने पे दीजिए, लिखने पे नहीं। तो देखिए ये चीज है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वही क्लासिक एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए P1, ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल मेन आर, पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद P2, सोक्रेटिस इज अ मैन, सुकरात एक मनुष्य है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, सुकरात। पूरे में देखना है, केवल एक सेंटेंस वाइज नहीं देखना है कि P1 का सब्जेक्ट क्या है, P2 का सब्जेक्ट क्या है, पूरे में देखना है। चलिए कंक्लूजन भी पहले हम लिख ही देते हैं। कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो देखिए अभी जो है ना एक चीज हम कह रहे हैं, ध्यान से एकदम सुनिएगा, हमेशा कंक्लूजन को देखना है। कंक्लूजन में सब्जेक्ट क्या है, कंक्लूजन में प्रेडिकेट क्या है। तो कंक्लूजन में सब्जेक्ट क्या है, सोक्रेटिस इज मॉर्टल में सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कॉपुला कौन सा है, पहचानिए। सुकरात सर। सुकरात सब्जेक्ट है, मॉर्टल क्या है, प्रेडिकेट है, क्या कहा जा रहा है, प्रेडिकेट है। तो अब इससे तय हो गया कि इस रीजनिंग में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो ये तरीका है, इस तरीके से तय किया जाएगा, ठीक है। नीचे लिख लीजिए आप लोग, हमेशा कंक्लूजन को देखकर साइलोजिज्म का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तय किया जाता है। हमेशा कंक्लूजन को देखकर साइलोजिज्म का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तय किया जाता है, न कि प्रेमाइसेस को देखकर। तो अब देखिए क्या करना है, सर एक बार रिपीट कीजिएगा तो सब्जेक्ट। बोलिए बोलिए। हम को देखकर सब्जेक्ट का। साइलोजिज्म का, सब्जेक्ट का नहीं, हमेशा कंक्लूजन को देखकर साइलोजिज्म का, साइलोजिज्म का यही है स्पेलिंग, साइलोजिज्म, ठीक है। हमेशा सब्जेक्ट को देखकर साइलोजिज्म का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तय किया जाता है, न कि तय किया जाता है, न कि प्रीमाइसेस को देखकर, PREMISES, न कि प्रीमाइसेस को देखकर, ठीक है। जी सर। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट देख लिए, इसमें कंक्लूजन देख लिए, कंक्लूजन में हम लोग इस साइलोजिज्म भी ढूंढ लिए, प्रेडिकेट भी ढूंढ लिए। अब देखिए इसमें किसमें क्या है, P2 में क्या मिला हमको, सब्जेक्ट बाबू मिल गया, सब्जेक्ट बाबू कहाँ है, P2 में आराम कर रहे हैं। उसके बाद प्रेडिकेट बाबू जिनको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रेडिकेट ही कहेंगे। तो प्रेडिकेट बाबू कहाँ पे मिले, मॉडल वो यहाँ पे मिले। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि मेजर प्रीमाइस में प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट किस में मिला हमको, मॉडल P1 में मिला, तो P1 क्या हो गया, मेजर प्रीमाइस हो गया।
ये हो गया मेजर साहब, ठीक है। और P2 में हमको मिला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ आराम कर रहा मिलता है, हमेशा माइनर प्रीमाइस में, तो ये क्या हो गया, माइनर। ठीक है, मेजर भी हो गया और माइनर भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए कि इसमें दो बातें कही गई कि हमेशा कंक्लूजन को देख के होता है, प्रीमाइसेस को देख के नहीं होता है। अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं सर, रूल भी नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं सर हम प्रीमाइसेस को देख के करेंगे। तो आइए इसमें खतरा क्या है ये भी जान लें थोड़ा। जब आप प्रीमाइसेस को देखोगे, ऑल मेन आर मोर्टल, तो P1 को देखो तो मेन आपको सब्जेक्ट लगा, मोर्टल आपको प्रीमाइस लगा। फिर सोक्रेटिस इज अ मैन लगा, तो मैन आपको क्या लगा, मोर्टल आपको प्रेडिकेट लगा, सॉरी, मेन सब्जेक्ट लगा और मोर्टल प्रेडिकेट लगा। P2 में क्या लेगा, सोक्रेटिस जो है सब्जेक्ट लग रहा है और मेन जो है प्रेडिकेट लग रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन है वो, समझ रहे हैं। तो आप फंस जाइएगा कि दोनों में सब्जेक्ट है, दोनों में प्रेडिकेट है, तो उल्टी गंगा नहीं बहानी है, ठीक है। हमेशा गंगा को सीधी बहाई, हिमालय से सागर की तरफ, सागर से हिमालय की तरफ चढ़ाने की कोशिश करना बेवकूफी है, समझ गए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने टर्म को समझ लिया, माइजर क्या है, माइनर क्या है और मेजर क्या है। ब्रिटिश इंग्लिश में ना उसको ऐसे ही बोलते हैं, माइजर, माइजर प्रेमिस। तो अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरा जुबान फिसल जाता है, वो ब्रिटिश शोज, टीवी शोज और ये वो सब देखने के कारण, तो उसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा अपने साइड से। टर्म्स इन साइलोजिज्म, ठीक है, मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म, तो सारा चीज समझ गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बनाने के समय समझ ही नहीं आता है सर। बनाने के समय नहीं समझ में आ रहा है? एकदम नहीं समझ में आता। अच्छा, एक दिन वो फोटो जो जैसे जहाँ पे बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं, गाइड से बनाते हैं ना? हम्म, नहीं कहाँ से? सर, घर से नहीं बनाते, किसी से भी नहीं, ऐसे ही। मतलब कोई सोर्स होगा ना जो बनाने का, आप क्वेश्चन। पढ़ाते हैं ना, जो आप पढ़ाते हैं उसी से। नहीं नहीं, क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं ये पूछ रहे हैं हम। क्वेश्चन तो नहीं कहीं से उठाते होंगे ना। बस ऐसे ही मोबाइल पे जो आता है ना, उसमें गूगल वगैरह से निकालते हैं, तो वहीं से। तो यूजीसी नेट का जैसे जो क्वेश्चन है वहां से ऑथेंटिक क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। या गूगल से भी अगर निकाल रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्सेज से निकालिएगा। अगर ऑथेंटिक से निकाले होंगे तो बताइएगा कि एक दिन जो है ना, ठीक है, तो हम आपको, आप एक दिन तैयार करके रखिए कहाँ कहाँ पे आपका डाउट है या कहाँ कहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन तो कैसे कॉपी में लिख करके रखते हैं, टीचर को दिखाते हैं कि सर ये बना है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, मैथ में जैसे करते हैं ना, तो वैसे रीजनिंग में आप करके रखिए और फोटो खींच के हमको भेज दीजिएगा और हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। जी सर। तो चलिए मेजर टर्म देख लेते हैं अभी इसको, मेजर टर्म, माइनर टर्म। अब एक चीज और हम लोग सुनते हैं, मिडिल टर्म। सर ये मिडिल टर्म क्या होता है? नो यार, ये तो इस चिकना ग्लास पे लिखने में ना फीडबैक मिलता ही नहीं है। लिखना होता है क्या, लिख देते हैं क्या? मिडिल टर्म क्या होता है, जो कॉमन है दोनों प्रेमाइसेस, कॉमन इन बोथ प्रेमाइसेस। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन, देखिए जो सबके मन में है वही कॉमन है। आर, नहीं, नहीं, ठीक है। दोनों में जो कॉमन दिखा वो मिडिल टर्म कहलाया, ठीक है। तो मेजर टर्म जो है, मेजर प्रीमिस जो होगा यानी जो प्रेडिकेट होगा उसी को हम लोग मेजर टर्म कहेंगे। माइनर प्रीमिस जो होगा
ठीक है, यानी जिसमें प्रेडिकेट होगा, तो प्रेडिकेट को हम लोग माइनर टर्म कहेंगे। ठीक है, प्रेडिकेट को ही हम लोग कहते हैं माइनर टर्म। और सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं मेजर टर्म। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या कंक्लूजन में मिडिल टर्म आता है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होता है? कंक्लूजन से बाहर होता है। क्या करते हैं? मेजर टर्म और माइनर टर्म पे हम लोग काम करते हैं। तो मिडिल टर्म क्या है? कॉमन इन बोथ प्रीमाइसेस, ये लिख लीजिए। समझ गया? तो ये इतने टर्म्स है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे वापस फिगर इन रीजनिंग पे। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना, टॉपिक्स, जिसमें क्लास मिस करने का जो है ना खामियाजा ये होता है कि आप आगे नहीं चल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीढ़ियों की बात करते हैं कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आती है, आप इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ोगे तो इस पे नहीं चढ़ सकते हो। तो हम लोग को क्या लगता है कि हम ऐसी सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, क्या होगा, एक सीढ़ी नहीं होगा तो एक सीढ़ी से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर सीढ़ियों की बात करें तो हम खुद एक ऐसे आदमी हैं जो तीन तीन चार चार सीढ़ी स्किप करके चढ़ते भी हैं उतरते भी हैं नॉर्मल लाइफ में। जो स्टेयर्स होते हैं, क्यों? सीढ़ियों की ऊंचाई बहुत छोटी होती है। समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं पढ़ाई के, उनमें सीढ़ी वाली बात बताने से पहले जरा ये भी समझ लेना चाहिए कि सीढ़ी के स्टेप्स की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अगर आपकी हाइट 5, मान लीजिए कि 5 फीट के आसपास है, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है थोड़ी नीचे भी हो सकती है, तो इन सीढ़ियों की जो हाइट है ना, ये 8 फीट है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे तो एकदम उछल करके यहाँ पे हाथ लगाएंगे और उसके बाद खींच करके चढ़ के अपने आप को यहाँ पे अगली सीढ़ी पे लाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उछल करके जंप करके यहाँ पे अपने आप को अगली सीढ़ी पे लाते हैं, फिर जा करके। तो जो हमारे जो भी टॉपिक्स हमारे सीढ़ीदार क्रम में है ना, उनमें सीढ़ियों की ऊंचाई कुछ इस तरीके से है। हर एक स्टेप लगभग 8 फीट ऊंचा है। समझ लीजिए कि एक चींटी जो है, चींटी तो नहीं, कुछ छोटा कीड़ा वीड़ा जो होता है फतिंगा या वैसे करके, उसको चढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी एक एक सीढ़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम क्लास एब्सेंट करके यहाँ पे हैं तो हम कवर करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप जब तक अगली सीढ़ी पे नहीं पहुंचेंगे ना, उसके नेक्स्ट सीढ़ी पे पहुंचने का नहीं सोच सकते हैं। तो रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऐसी जितनी भी चीजें लॉजिक पर बेस्ड हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा ही है। उसी में एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथ का आप एक क्लास मिस कर दीजिए बीच का और उसको कवर नहीं कीजिए, आगे क्लास समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया तो प्रॉब्लम्स नहीं बनेगा। ठीक है, समझ भी आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम्स बनाने लगिएगा तो अटकिएगा। तो जो लोग भी रीजनिंग के क्लासेस को मिस कर रहे हैं किसी भी कारण से, और देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग की भी मतलब कोई ऐसा नहीं है ना कि कभी कभी तो देखिए, मान लीजिए आदमी को भी काम होता है ना, 365 दिन तो कोई भी आदमी नहीं ना होगा अवेलेबल। कभी कुछ हो जाता है घर में इमरजेंसी, कभी मान लीजिए शादी विवाह या ऐसा कुछ हो गया, कभी ट्रैवल में है, तो वो चीज 100% नहीं है। तो आप जान लीजिए कि जैसे क्लास आप मिस करेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। आप जिस सीढ़ी पे आप वहीं पे रह जाएंगे, क्लास आगे बढ़ जाएगा। समझ गए? तो ये चीज ना, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब चीज में बिल्कुल नहीं मिस कीजिए। मिस करेंगे तो फिर आपका जो है ना वो जर्नी मिसिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं, आप उसी भीड़ में खो जाइएगा, जो कि फेलियर का हिस्सा है। तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। कंसिस्टेंसी इन टॉपिक्स में कम से कम जरूर बरकरार रखिए। साइकोलॉजी का क्लास मिस कर दीजिएगा कोई बात, ठीक है, एब्सेंट करना है, काम करना है, ये वो करना है, साइकोलॉजी के क्लास में कर लीजिए सारा चीज। ठीक है, उस दिन छोड़ दीजिए। चलिए वापस आते हैं फिगर पे। अब फिगर क्या है? फिगर का मतलब है लिखिए, किसी भी रीजनिंग में
किसी भी रीजनिंग में मिडल टर्म कहाँ पर है? रीजनिंग का मतलब ही साइलोजिज्म है, ठीक है। किसी भी रीजनिंग में मिडिल टर्म कहाँ पर है? किसी भी रीजनिंग में मिडिल टर्म कहाँ पर है? इससे उसका स्ट्रक्चर, किसी भी रीजनिंग में मिडिल टर्म कहाँ पर है, इससे उसका स्ट्रक्चर, इससे उसका नहीं, इससे उसके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए किसी में मिडिल टर्म शुरू में है, किसी में बीच में है, किसी में बाद में है, तो रीजनिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा? अंतर होगा। इससे उसके स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। इस तरह मिडिल टर्म के लोकेशन पर, लोकेशन के आधार पर इस तरह मिडिल टर्म के लोकेशन के आधार पर शहरों के लोकेशन के आधार पर इसके 4 प्रकार कहे जाते हैं। कहे जाते हैं। इन्हीं 4 प्रकारों को आकृतियां या फिगर्स कहा जाता है। इन्हीं 4 प्रकारों को आकृतियां कहा जाता है। अब बताइए, जिसमें प्रेडिकेट होगा उसको क्या कहेंगे? मेजर टर्म या माइनर टर्म? अभी तुरंत पढ़ाएं। जिसमें प्रेडिकेट होगा उसको क्या कहेंगे? मेजर टर्म या माइनर टर्म? देखिए कॉपी में और बताइए। कोई नहीं बताएगा। जिसपे प्रेडिकेट होगा उसको क्या कहेंगे? जिस प्रीमाइसेस में प्रेडिकेट होगा उसको क्या कहेंगे? मेजर टर्म, मेजर प्रेमिस कहेंगे, माइनर प्रेमिस कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ तो कहेंगे। अभी हम लोगों ने मेजर देख, प्रेमिस कहेंगे सर, हाँ मेजर प्रेमिस कहेंगे। हाँ, मेजर मेजर प्रेमिस कहेंगे। वो अम्मी तुम बोल रही थी ना, इसलिए नहीं सुना था। और दूसरा क्या है कि दूसरा जिसमें सब्जेक्ट होगा उसको माइनर प्रेमिस कहेंगे। सब्जेक्ट को किस चीज से डिनोट करते हैं? एस से। प्रेडिकेट को किस चीज से डिनोट करते हैं? पी से। तो माइनर प्रेमिस जिसमें सब्जेक्ट होगा उसको एस से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। और मेजर प्रेमिस जिसमें प्रेडिकेट होगा उसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है।
तो पी और एस जो है इसको आप लोग समझिएगा। इसमें सब्जेक्ट होगा एस से, और जो मिडिल टर्म होता है इसको एम से डिनोट किया जाता है, एम फॉर मिडिल टर्म। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। तो ऑल मेन आर टोटल, इसमें क्या हो गया, मेन मिडिल टर्म है तो मेन क्या हो गया, एम हो गया, एम से डिनोट करेंगे। मॉर्टल क्या है, प्रिडिकेट है, पी से डिनोट करेंगे जहां जहां मॉर्टल है। ओके, और उसके बाद पी हो गया, एम हो गया। अब इसके बाद क्या बच रहा है, एस बच रहा है। सब्जेक्ट क्या है, सोक्रेटिस, एस से डिनोट कर दिया इसको। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, तीनों का ये चीज कर दिया। अब इसी यही चीज जो है ना, आपको जब रीजनिंग बनेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, देखना है कि कौन सा ये चीज है, माइनर टर्म है, कौन सा मेजर टर्म है, और कौन सा मिडिल टर्म है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, एक बार बता देने से नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से पहचान पाएंगे, और अगर नहीं बनता है तो फिर बार बार बनाना पड़ेगा इसको, है ना, बार बार प्रयास कर करके इसको बनाना पड़ेगा। जहाँ पे फंसते हैं वहां पे हमको याद कीजिए और इसको बनाइए, क्योंकि ये करके ही सीखने वाली चीज है। बिना किए जो सोचिए कि एक बार में एकदम हो जाए एकदम आराम से, है ना, हलवा की तरह एकदम गपाक से, तो नहीं होगा वो। तो करना पड़ेगा, थोड़ा रेसिस्टेंस तो लगेगा। नई चीजें सिखा रहे हैं ना ब्रेन को, ऊपर से लॉजिक जो ब्रेन बिल्कुल नहीं सीखना चाहता है। ब्रेन चाहता है आराम, ब्रेन चाहता है बिलीव। दुनिया में साइंस से ज्यादा रिलीजन क्यों फेमस है, ठीक है, हर व्यक्ति किसी न किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बहुत तरह के धर्म है दुनिया में, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन उसमें साइंस को फॉलो करने वाले या साइंटिफिक थिंकिंग को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या दुनिया में 1% से भी कम है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग वाले, वैसे वे में चलने वाले, एनालिसिस करने वाले, कंक्लूजन करने वाले लोगों की संख्या 1% भी कम है, से भी कम है। क्यों है 1% से भी कम, क्योंकि ये वाकई आसान काम नहीं है। ठीक है, ब्रेन को आसान नहीं लगता है, ब्रेन रेसिस्टेंस मारता है, ब्रेन बोलता है छोड़ दो, काय जैसे बच्चा ने उसको मैथ पढ़ा रहे होते रोने लगता है, क्या है हमको लिखा रहे हो, क्या हमको पढ़ा रहे हो, हमको टॉर्चर कर रहे हो। छोटा बच्चा को देखिए कैसे एकदम बुखार पड़ने लगेगा, पूरा एकदम हाथ पैर ही करने लगेगा, ऐसे लगेगा कि क्या हो जा रहा है उसके साथ। तो हम लोग का ब्रेन का वैसे ही रिएक्शन होता है जब किसी कठिन और इम्पॉसिबल सिचुएशन हम लोग का सामने आता है। तो या तो भागना चाहेगा या तो उसको सॉल्व करना चाहेगा, इंड्योर नहीं करना चाहेगा। हम लोग कैसे हैं, हम लोग थोड़ा अलग टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि हमको करना है नेशनल लेवल का एग्जाम क्रैक, हम लोग आम लोग नहीं हो सकते। तो उस 1% से भी कम की जनसंख्या में हमें शामिल होना है। तो वैसे ही कठिन चीजों को करने की हमारे मन को आदत लगानी पड़ेगी। और आप लोग जैसे अभी रमजान करते होंगे, ठीक है, कठिन काम 1 महीना तक करते होंगे, हमको लगता है इस महीने के बाद मानसिक मजबूती बहुत ज्यादा आ जाती होगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता होगा। जो आदमी जिस आदमी को भूख, नींद, खाली जेब, अपमान, इतनी चीजें परास्त नहीं कर पाती है ना, धोखा, ठीक है, इतनी खराब चीजें, उसमें कोई उसका इरादा नहीं तोड़ सकता। तो वो अनडिफिटेबल आदमी होता है, उसको कोई भी चीज हरा नहीं सकती है। और उसका दिमाग कठिन काम करने के आदी हो जाता है, कठिन काम में भी स्थिर रहता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है आप लोग के अभी रमजान के महीने का फास्टिंग का। जैसे कोई आदमी है जिसको कोई काम मुश्किल लगता है, उसको बोला जाता है कि तुम एक काम करो, तुम 40 दिन तक जो है ना हनुमान चालीसा का, ठीक है, 40 या 41 दिन तक 108 पाठ करो हनुमान चालीसा का। ठीक है, और 108 पाठ करने में हनुमान चालीसा कितना घंटा लगता है जानते हैं, 6 से 7 घंटा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना आसान है, 6 से 7 घंटा में 108 पाठ करना है, तब जब आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बीच में जैसे होता है ना कि बोले थोड़ा सा पानी पिए, सांस लिए, कुछ नहीं। हनुमान चालीसा 40 छंदों का एक वो चीज है, जैसे एक लाइन और एक लाइन जो है 2 लाइन मिलके एक छंद बनाता है, तो ऐसे करके 40 होता है, तो यानी टोटल 80 लाइन बोलना होता है। ठीक है, तो ये 80 लाइन को 108 बार बोला जाता है। तो उसके बाद कहा जाता है कि जीवन में तुम्हारे सारी बाधाएं हट जाएंगी। तो अब जो भक्ति और उसका क्या प्रभाव है वो तो जो लोग साधना करते हैं वो जानते हैं। लेकिन इसका असर क्या होता है, इसका असर ये होता है कि रात के 10 बजे आप बैठेंगे और 10 बजे आप बैठे रहे, ना एक बूंद पानी पीना है ना कुछ नहीं, और सुबह 7 बजे तक समझिए एवरेज कितना भी तेज आप पढ़ेंगे ना, लगातार पढ़ते जाए, तो उतना देर में आप सही से सांस भी नहीं ले पाएंगे 6 से 7 घंटे में।
बहुत तेजी से पढ़ा जाता है। श्री गुरुचरण सरोदर निर्मल गोसदार बरनौ रघुवर विमल सुधदाय जोदाय गोपालचारि बुद्धि तनु जानिके समरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस तरीके के स्पीड से जो है ना 6 से 7 घंटा तक हालत खराब हो जाती है शरीर की, समझे। 2 दिन में जो है ना बैंड बज जाता है। एक तो नींद नहीं आ रही है और वो चीज, और 40-41 दिन तक इतना कठोर साधना करने के बाद व्यक्ति को रियलाइज होता है कि कोई भी काम उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। लिमिट कहाँ थी? उसके माइंड में थी। तो वाकई में एक नई ऊर्जा और नई ताकत उसके अंदर जागती है और उस ताकत से वो सब कुछ संभव बना लेता है, हनुमान जी की तरह। ठीक है, तो ये जो वो चीज किया गया 108 टाइम्स डेली 41 डेज तक, तो ये क्या कर देता है? बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देता है। आपको एक ऐसे क्राइसिस के स्टेट में डाल देता है जहाँ पे आपके पास स्लीप नहीं है, जहाँ पर 7 घंटे तक जो है ना आप अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर जा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, एक जगह से हिल नहीं रहे हो, डिस्कम्फर्ट है, और उस डिस्कम्फर्ट में आपका साथ देने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं है। बॉडी को ऑक्सीजन तो कम से कम मिले, आप पढ़ेंगे कि बहुत मिनिमम ऑक्सीजन पे आपकी बॉडी जो उतना टाइम तक चल रही होगी। तो ऐसी ऐसी कठिन चीजें है। ये तो हम 41 दिन का बताए। जो लोग 1000 डेज का करते होंगे तो उनके सामने सोचिए कि उनके मन में कितना मनोबल पैदा हो जाता होगा। वो कैसे मतलब हो जाते होंगे कि उनको किसी भी चीज से डर लगना या कोई भी काम असंभव लगना बंद हो जाता है। तो ये जो है ना, ये माइंडसेट समझिए कि एक मंक का माइंडसेट होता है, एक साधक का माइंड। जितना आप पीड़ा देंगे अपने आप को, जितने ब्रेन को नई चीजें करने के लिए, उसके बाद क्या होता है? हम 41 दिन तक का तो नहीं कर पाए, 6 से 7 दिन तक का किए हैं। तो उस 7 दिन के बाद ना वो माइंड से इम्पॉसिबिलिटी वाला लिमिट हट जाता है और आपको लगता है कि भाई साहब, दिमाग को ये कठिन लग रहा था, अब हम जो किए उससे तो कहीं ज्यादा ही आसान है। सेम चीज होती है मिलिट्री ट्रेनिंग में। जब 150-150 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाएगा, सिर्फ एक चाय और एक कप चाय और एक वो मैरी गोल्ड बिस्कुट पे, और पीठ पे 50 किलो वजन रहेगा, बॉडी में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ज्वाइंट्स बर्बाद हो रहे होंगे, पैर का चमड़ा सब छिल गया होगा। तो वैसे केस में तो लिमिट ना माइंड आनी है। इस चीज को कठिन लगता है तो आप और कठिन काम कीजिए, ठीक है, जिससे वो आसान लगने लगे। जो आपको काम सबसे कठिन और असंभव लगे, जिस काम से डर लगे, उसी काम को कीजिए। तब देखिए दिमाग को फिर ये लॉजिकल रीजनिंग और ये वो सब कैसे आसान लगने लगता है। ठीक है, एकदम कठिनतम काम कीजिए दुनिया में, बहुत कठिन काम कीजिए। आग सेकना है, कांटा पे चलना है, क्या करना है, कब कीजिए, लेकिन मन को तैयार कीजिए कि लॉजिकल रीजनिंग आसान नहीं है। मतलब आसान है उसके अपेक्षा, उन कामों की अपेक्षा। अरे यार, पूरी दुनिया को अभी ये मैसेज करना होता है, कॉल हट, नेट ऑफ करना होगा। फिगर में देखिए हमने क्या क्या चीजें, 4 चीजें देखते हैं। बहुत छोटा और सिंपल है, आराम से रहिएगा। फर्स्ट फिगर, इसको लिखते जाइएगा। 4 फिगर्स में जो है ना, फर्स्ट फिगर ये है, क्या है? इसको ये याद रखना है, MP SM SP, P से शुरू, P पे खत्म। ठीक है, MP SM और SP। देखिए इसका एग्जांपल, फर्स्ट फिगर जो है, इसको जो हम लोग कहते हैं, ये इसका जो मूड है, इसको हम लोग कहते हैं बारबरा। ये बोल रहे थे ना कि लड़कियों का नाम रख दिया है इसमें, बारबरा। इसको लिखिएगा, पहले लिखिए फिर समझाएंगे। यहाँ पे उल्टा करना है। फोर फिगर्स में 2 आज पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि कठिन चीज है, एक ही दिन में पूरा लोड नहीं लेगा। 2 या 1 जितना लोड ले सके आप लोग उतना ही पढ़ाएंगे। ये भूखे जो है ना, भजन होना भी बहुत मुश्किल होता है, ये हम समझते हैं। उस स्थिति तक हमको लगता है आप लोग नहीं पहुंचोगे कि भूख को भी हरा करके दिमाग को एकदम कंसंट्रेट किया है, एडोल्फ हिटलर के जैसे। वो बोलता था ना कि जितना ज्यादा भूख लगता है, जितना ज्यादा भूखे रहते हैं, दिमाग उतना तेज काम करता है। इस चीज को हम भी फील किया, हालांकि जब उपवास और ये सब के क्रम में थे, तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि दिमाग कंसंट्रेटेड ज्यादा होता है, तो आप लोग भी फील करते होंगे जरूर, तो उसको फील करना है।
ये नहीं सुनना है कि नहीं बुक बुक में पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो सब डिपेंडेंसी है, समझे। ग्लूकोज डिपेंडेंसी हो गया शरीर का, तो शरीर जो है ना कह रहा है, इससे रो रहा है बच्चा की तरह। एक टाइम के बाद जो है ना वो रियलाइज कर लेगा कि नहीं, इससे रोना धोना हटाओ। दिमाग काम कर सकता है भूखे पेट भी, उस चीज को रियलाइज करना है। मेजर प्रेमिस एकदम अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये ये भी फर्स्ट फिगर। और मेजर प्रीमिस में क्या होता है, मिडिल टर्म सब्जेक्ट होता है। मिडिल टर्म बराबर सब्जेक्ट, ठीक है। मिडिल टर्म क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और माइनर प्रेमिस में क्या होगा, जब जब मेजर प्रेमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट हो और माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म प्रेडिकेट हो। मिडिल टर्म बराबर प्रेडिकेट हो, तब उसको कहेंगे फर्स्ट फिगर। उदाहरण, all men are mortal। all men are mortal। men क्या है, चलिए पहले पूरा ही ले जाते हैं, उसके बाद पहचानने कंक्लूजन से। सोक्रेटिस इज अ मैन, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन हम लोग देखा, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। सोक्रेटिस देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। बताइए फटाफट कंक्लूजन देख के, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, एकदम क्विक बताइए तेजी से। मॉर्टल क्या है, प्रेडिकेट। सोक्रेटिस क्या है, सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात की जा रही है वो सोक्रेटिस है, सब्जेक्ट है। जो बात की जा रही है मॉर्टल, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये चीज पता चल गया, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। रूल क्या कह रहा है कि मिडिल टर्म बराबर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मिडिल टर्म जो होना चाहिए वो सब्जेक्ट हो। मेजर प्रीमिस में मिडिल टर्म जो है सब्जेक्ट के रूप में होता है। मेजर प्रीमिस क्या है, ये वन है। मेजर प्रीमिस यानी P1, और ये क्या है, P2, और ये C। अब ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला रूल क्या कह रहा है। ये रूल ये कह रहा है कि सर मेजर प्रीमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, मैन है। जो दोनों में कॉमन होता है वो होता है मैन। मिडिल टर्म, ठीक है। तो मिडिल टर्म मैन है। क्या कह रहा है, तीनों चीज पहले पहचान ली। अब क्या कह रहा है, मेजर प्रीमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट की भूमिका में होना चाहिए। तो देखिए मेजर प्रीमिस क्या है, P1 है। मेजर प्रीमिस किसको कहते हैं, जिसमें प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या है, मॉर्टल है। तो हमको यहाँ पे प्रेडिकेट मिल गया, ठीक है। ये नहीं देखना है कि पहले बाद में क्या लिखा गया है, कहीं कहीं उल्टा भी कर देता। तो हमको इसमें मिल गया प्रेडिकेट। तो ये जिसमें प्रेडिकेट मिल गया तो ये क्या हो गया, मेजर हो गया। और जिसमें हमको सोक्रेटिस क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, तो ये क्या हो गया, माइनर टर्म हो गया। तो कहानी कहाँ से शुरू करनी है, कहानी शुरू करनी है, पहला स्टेप कहाँ है, कंक्लूजन से, ठीक है। तो पहला स्टेप लिख लीजिए, पहला स्टेप कंक्लूजन से होगा, शुरू होगा। लिख, स्टेप वाइज ही लिख लीजिए। स्टेप 1, कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी ऊपर करने लिखे हैं सर, रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, और अभी नहीं लिखे तो तब रुक जाइए, तब हम लिखा ही देंगे, ठीक है। स्टेप वाइज ऐसे करके। स्टेप पहला, कंक्लूजन में सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट ढूंढो, ठीक है। दूसरा स्टेप, मिडिल टर्म ढूंढो। स्टेप नंबर 3, देखो कि किस प्रेमिस में सब्जेक्ट है और किस में प्रेडिकेट। ये 3 स्टेप है। चौथा स्टेप, जिसमें
प्रेडिकेट हो उसे मेजर टर्म समझो जिसमें सब्जेक्ट हो उसे माइनर टर्म समझो। ठीक है, ये 5 स्टेप हम लोगों ने देखा। जिसमें प्रेडिकेट है उसको मेजर टर्म समझना है, जिसमें माइनर टर्म। इसके बाद छठा स्टेप जो है ना, नियम लगाओ, नियम लागू करो, नियम लागू करो। ये 4 नियम आपको याद रहने चाहिए। बोलिएगा सर याद नहीं रहता है, तो अब याद नहीं रहता है तो उसमें मेरी समस्या नहीं है ना। कैसे याद करना है, रट के याद कीजिएगा, प्रैक्टिस करके याद कीजिएगा, बार बार बना के याद कीजिएगा। और लॉजिकल रीजनिंग जो है ना, और मैथ, ये 2 चीज तैयारी के दौरान पूरा बनाते रहना पड़ेगा। ये दोनों कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन इन दोनों टॉपिक को आप खत्म कर दीजिएगा, आप खत्म हो जाइएगा। समझ रहे हैं? जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, साथ साथ में लॉजिकल रीजनिंग का सवाल सब दिन बनाते रहेंगे, नेट के एग्जाम के 1 दिन पहले तक। क्योंकि ये चीजें थोड़ा मैथ के वे में समझ में जिस वक्त आना होता है उस वक्त आ जाती है, और बाद में साफ भी हो जाती है। इसमें कोई भी संकोच या कुछ नहीं रखिएगा, शक शुबा। तो नियम लागू करना, हम लोग क्या किए, कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढे, फिर मिडिल टर्म ढूंढे, मिडिल टर्म निकला मैन। उसके बाद देखिए कि किस प्रीमाइस में सब्जेक्ट और किस में प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मिला हमको P2 में, तो जिसमें सब्जेक्ट होता है उसको माइनर टर्म कह दिए। प्रेडिकेट मिला हमको P1 में आराम करते हुए, तो उसको हम लोग मेजर कह दिए। तो अब हम लोग का काम हो गया। अब क्या करना है, रूल लगाना है। रूल देखिए क्या कह रहा है। रूल कह रहा है कि मेजर प्रीमिस में मिडिल टर्म सब्जेक्ट की भूमिका में होगा। तो मेजर प्रीमिस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलो मेजर प्रीमिस हम लोग देख रहे हैं कि ये रहा मेजर प्रीमिस। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये जो सब्जेक्ट है हमारा है ना, ये मेन जो है, ये किस भूमिका में है, ये मेन जो है किसकी भूमिका में, सब्जेक्ट की भूमिका में। अगर केवल P1 को देखे, ऑल मेन आर मॉर्टल, मॉर्टल प्रेडिकेट हो गया, तो मेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अरे वाह, लेजर पॉइंटर है, ये बढ़िया चीज है। ये दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे लाल लाल डॉट? जी सर। जी सर। चलिए, इस तरीके से पॉइंट करने में अच्छा होगा। तो ये वाला जो है, ये जो मेन का हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो मेन वाला हिस्सा है, ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यही तो कह रहा है कि मिडिल टर्म सब्जेक्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। और माइनर प्रेमिस में क्या होना चाहिए, देखिए इस जगह को देखिए, इस जगह क्या कह रहा है कि माइनर प्रेमिस में ये जो आपका मिडिल टर्म है, ये कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, ये बिहेव करना चाहिए प्रेडिकेट की तरह। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, मैन है। ये क्या है, माइनर टर्म है। ठीक है, माइनर प्रेमिस है। माइनर प्रेमिस हमको मिल गया। माइनर प्रेमिस में मिडिल टर्म बिहेव करना चाहिए कैसे, प्रेडिकेट की तरह। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है, मैन है, मिडिल टर्म भी मिल गया। क्या वो प्रेडिकेट की तरह बिहेव कर रहा है? हाँ, बिहेव कर रहा है सर, क्योंकि सुकराटेस सब्जेक्ट है यहाँ पे, और मैन जो है प्रेडिकेट की जगह पर लग गया है। तो समझ गए, कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था। थोड़े से शांत रह के देखने की जरूरत थी। तो जब इस तरीके का होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट फिगर, अर्थात बारबरा देवी। ठीक है, बारबरा कुमारी, बारबरा देवी, बारबरा खातून, जो कहना है कह लीजिए इसको। ठीक है, तो यही है आपका फर्स्ट चीज। तो सर इसमें याद क्या रखना है, फिगर में, फिगर में ये रूल याद रखना है। हर एक फिगर का रूल अलग अलग होगा। ठीक है, ये रूल याद रखना होगा। 4 को रूल आपको याद रखना होगा। जैसे ग्रामर में जो है ना, हिंदी मीडियम में कितना पीड़ा होता था पढ़ने में, कि जो है ना, कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद ये होगा, ठीक है, वर्ब होगा, तो उसके बाद जो सेंटेंस बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट। तो दिमाग का दही। ठीक है, और ऐसा 1 2 4 रूल हो तो आदमी याद कर ले। कितना सारा रूल है, 50 गो। आदमी कोचिंग खोल दिया, एक लाइन से बच्चा को पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करवा के प्रैक्टिस करवा दे रहा है, और बच्चा जब घर जा रहा है तो भूल जा रहा है।
और कंपटीशन में बैंक पीओ में बाजी कौन मार रहा है? इंग्लिश मीडियम का बच्चा, जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से कोई मतलब नहीं, वो लैंग्वेज जानता है। और हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश के कोचिंग में जो है ना एकदम पूरा फ्लॉक किए हुआ है, करोड़पति बन गया इंग्लिश का कोचिंग चला करके। एक टीचर है, नाम हम नहीं लेंगे, शायद आप लोग जानते होंगे, भागलपुर के बहुत फेमस इंग्लिश के टीचर है। पूरा हिंदी मीडियम का बच्चा सब एकदम भीड़ लगाया रहता है एकदम, ऐसा लगता है कि हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं। एक हमको लगता है एक महीने का आमदनी जो है ना उनका कम से कम 8-10 लाख रुपया तो जरूर होगा, सिर्फ एक क्लास से, ठीक है, मतलब सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने से। लेकिन बच्चों को आउटपुट क्या मिलता है उससे? ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या लगता है कि जो है ना कि इंग्लिश मेहनत करने का चीज है, मैथ की तरह जो है ना उसका ग्रामर का रूल पढ़ लेंगे तो रूल के हिसाब से। और इंग्लिश जैसा जो है ना बिना रूल वाला कोई लैंग्वेज है ही नहीं। यू एंट गोटा, ऐसे वैसे देखते हो ना, यू एंट गोटा कैच्ड अप मेट, अभी ये बोला गया इंग्लिश में, कहाँ से इसका रूल और ग्रामर निकालोगे? तो इंग्लिश संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जो कि इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो ग्रामर का कहीं पे कभी भी उल्लंघन नहीं करती है, ठीक है, नॉट इवन वन इंस्टेंस। तो उस भाषा को, वैसी टाइट भाषा को ग्रामर के रास्ते सीखा जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा ग्रामर के रास्ते सीखी जाने वाली भाषा नहीं है, वो ग्रामर है ही नहीं उसका। वो भाषा पहले बनी है और बाद में कुछ लोगों ने ना उसके रूल्स बना के ग्रामर में कर दिए, तो ग्रामर पे वो भाषा सटीक नहीं बैठती। लोग क्या करने लगे? ग्रामर पढ़ने लगे, समझने लगे। तो अंग्रेजी उनको कभी नहीं आई, उनको लगा ग्रामर मेहनत कर लेंगे। अरे भैया, जितना मेहनत ग्रामर में किए थे ना उससे अच्छा अंग्रेजी अखबार पढ़ लेते, कॉम्प्रिहेंशन कर लेते, जैसे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा पढ़ा है वैसे पढ़ते थोड़ा, है ना, प्रैक्टिस कर लेते, तो तुमको कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमको लगता है कि आप में से कुछ लोग तो उस पीड़ा से जरूर गुजरे होंगे, जो अपनी अंग्रेजी अच्छी करना चाहते होंगे और फिर बाद में निराश भी हुए होंगे, यार गलत रास्ता पे चले गए, टीचर पैसा कमा लिया, हमको कुछ नहीं मिला। आज भी मेरा अंग्रेजी वही है। उसके बाद ऐसे लोगों की दुखद बात क्या होती है, जब हम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे बच्चों को तो हम देख लेते थे कि अगर गार्जियन हिंदी मीडियम का और इंग्लिश अच्छा कराना चाहता है तो हम बोलते थे नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि वो लोग यही बोलता था, बच्चे को ग्रामर का रूल रटवाओ, बच्चे को वर्ड का मीनिंग रटवाओ, बच्चे को ट्रांसलेशन बनवाओ, तब ना बच्चे को अंग्रेजी आएगा। अरे भैया, जिस चीज को करके तुम सफल नहीं हुए जिस स्ट्रेटजी में, वही फेलियर वाला स्ट्रेटजी तुम अपने बच्चे पे लाद रहे हो, कहाँ से सफल होगा? हम बच्चे को एकदम फर्राट इंग्लिश बुलवा देंगे बिना ग्रामर और बिना ये सब जंजाल में ले गए। तो ये अनुभव समझ रहे हैं आप लोग? तो वो जो पीड़ा है ग्रामर को समझने की और कुछ ना होने की, थोड़ा दिन के लिए उस पीड़ा के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे जो है ना ग्रामर काम करेगा, यहाँ पे ग्रामर धोखा नहीं देगा, याद ऐसे ही रखना होगा। और इसका तरीका भी बता देते हैं जी। इतना सा जो है ना फर्स्ट फिगर, एक वाइट पेपर लीजिएगा, ठीक है, सफेद कागज, उस पे इतना सा चीज लिख दीजिएगा, ठीक है, पेन से, मार्कर से नहीं, स्केच पेन अगर हो तो और अच्छा है, या मोम कलर, पेंसिल कलर, कुछ भी हो जो बोल्ड हो, मोटा हो। और इसको दीवार पे या दरवाजे पे ऐसे चिपका दीजिएगा कहीं पे, टेप मार करके। और इस पे और भी कुछ मत लिखिएगा, गीज 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 गाज मत कीजिएगा। एक बड़ा सा कागज लीजिएगा, उस पे छोटा सा ये लिखिएगा एकदम स्पष्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। 4 फिगर्स हैं, चारों फिगर्स को कहीं पे चिपका दीजिएगा, ताकि उठते बैठते आते जाते जो आप उसको दिन में कई बार देखें, एटलीस्ट 5 से 6 बार, ठीक है। दिन में 8 पैर होते हैं तो 8 बार तो देखे ही, एक पैर में एक बार, तो ऐसे करके प्रीमिस सबको याद हो जाएंगे। अदरवाइज कॉपी उल्टा के कोई देखने नहीं जाएगा, हमको ये पता है। तो आज हम लोग यहीं पकड़ने रहते हैं फर्स्ट फिगर तक। फर्स्ट फिगर को आप लोग समझ गए, बाकी फिर एक एक करके सारा फिगर समझेंगे और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास का समापन यहीं पे करते हैं।